जय हिंद सभी को। आज हम कवर करने वाले हैं 3 अगस्त का करंट। जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वह 1 अगस्त से प्रारंभ की गई है, जो डेली चलाई जाएगी। आपको प्रतिदिन का करंट मिलेगा और मैंने कल भी बताया था जैसे ही एक वीक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन ने एक वीक में जो करंट पढ़ के रखा है उसके अपन MCQs क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उससे दोबारा से अपन लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बस क्या करना है, इसको डेली वीडियो को देखना है और अपने नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। और इसमें अपन जो करंट है वह सेक्टर वाइज भी करंट कवर कर रहे हैं। मतलब अपन संविधान से लेकर क्या करंट आया है, या इन्वायरमेंट को लेकर क्या करंट आया है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या करंट आया है, तो अपन ने करंट अफेयर्स को भी कई सेगमेंट में बांट दिया है ताकि आप लोग इसे आसानी से क्या कर सको, समझ सको, ठीक है ना। और साथ में अपन को क्या करना है, आप लोग देख रहे हैं, मैंने कल भी बताया था आजकल के जो पेपर हैं, एग्जाम में जो पेपर हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या हो गया है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं GS के वह ज़्यादा करंट पर बेस आते हैं। साथ में जो बच्चे अभी MPPSC का मेंस लिखने वाले हैं तो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी तब हो सकती है जब आप आंसर को करंट के साथ जोड़कर लिखेंगे। या बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे पेपर साइंस का पेपर हो गया तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे, उनको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप डेली क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त का करंट। तो आप लोग सुन लो। सबसे पहली घटना है आज की कि 3 अगस्त को 3 अगस्त को संपूर्ण विश्व में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इसको वो इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट। तो 3 अगस्त को क्या मनाया गया है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस। और वैसे भी याद रखना, यदि मैं हृदय हिंदी में लिख रहा हूं, यदि हृदय हिंदी में लिखता हूं तो हृदय हिंदी में लिखने में कितने वर्ड आते हैं, 3। इसलिए कितनी तारीख को मनाया गया है, 3 अगस्त को। और यदि मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार हृदय ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट किसका हुआ था, तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, 3 दिसंबर 1967 को। और कहां पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, और वहां का शहर है केप टाउन। यहां पर एक व्यक्ति है क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन है, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा पहला क्या किया गया था, हृदय प्रत्यारोपण। बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है वह किसके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। बन जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। और जबकि यदि मैं भारत की बात करूं, यदि मैं भारत में देखूं तो भारत में जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है वह किया गया है 1994, 3 अगस्त 1994 को, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था कोपी वेणुगोपाल। किसके द्वारा किया गया, वेणुगोपाल के द्वारा, कोपी वेणुगोपाल द्वारा। बन जाएगा। तो अपन ने 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया है, हृदय प्रत्यारोपण। बन जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत में किसने किया, वेणुगोपाल। तो याद रखना, वहां पर बा से किया था बर्नार्ड ने और यहां पर किया वेणुगोपाल ने। अब अपन देख लें कि हार्ट ट्रांसप्लांट में होता क्या है। ये तो हो गया अपना फैक्चुअल नॉलेज, लेकिन यदि कभी अपन को जरूरत पड़े या मीन्स में कभी आ जाए लिखने, तो हार्ट ट्रांसप्लांट में होता क्या है, यहाँ पर आप लोग समझो कि हार्ट ट्रांसप्लांट में होता क्या है। तो हृदय प्रत्यारोपण में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति देखो, दो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हृदय को क्या करेंगे, दान या डोनेट करेंगे। तो डोनेट कौन व्यक्ति करता है हार्ट को, तो डोनेट वह व्यक्ति करता है। तो डोनेट कौन करेगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जिसकी क्या हुई है, तो मृत्यु हुई है। ऐसा व्यक्ति जिसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ऐसा व्यक्ति जिसकी तुरंत मृत्यु हुई है और वह व्यक्ति अपने हार्ट को क्या करना चाहता था, दान करना चाहता था। तो व्यक्ति की जब मृत्यु हुई
तो मृत्यु के तुरंत बाद उस व्यक्ति के शरीर से क्या निकाल लिया जाता है? उसका क्या निकाल लिया जाता है? हार्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने हार्ट को डोनेट करना चाह रहा था, तो जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस व्यक्ति के शरीर से किसको निकाल लिया जाता है? उसके हार्ट को। बन जाएगा। इसका मतलब है जब व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस व्यक्ति के मस्तिष्क ने, उस व्यक्ति के किसने? मस्तिष्क ने या माइंड ने जो है वह काम करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया। माइंड ने काम करना बंद कर दिया था, और जैसे ही माइंड ने काम करना बंद कर दिया, उसके तुरंत बाद उसके शरीर से क्या निकाल लिया जाता है? हार्ट। तो ये तो हो गया कौन? दान करने वाला व्यक्ति। अब किसको जरूरत पड़ती है हृदय ट्रांसप्लांट की? तो जरूरत पड़ती है ऐसे व्यक्ति को, आप बताओ, आप सभी को पता है जो अपना हृदय है, जो अपना हार्ट है, उसका काम क्या है? जो अपना हार्ट है, उस हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन। क्या काम है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन या अपन बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण। इसका काम है रक्त परिसंचरण। तो ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में जो रक्त परिसंचरण है या ब्लड सर्कुलेशन है वह सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है ना? या फिर ऐसा व्यक्ति, आपको पता है हृदय में होती है एंजियोग्राफी। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में क्या हो चुकी है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। एंजियो क्या हो चुकी है? प्लास्टी हो चुकी है। इसके बाद बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आप लोगों ने सुना होगा बाईपास क्या हो चुकी है? सर्जरी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में क्या हो चुकी है? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हो चुकी है। इसके बाद भी उस व्यक्ति को आराम नहीं लगा। इसके बाद भी उस व्यक्ति को आराम नहीं लगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हृदय प्रत्यारोपण। यदि बात क्लियर है? अब हृदय प्रत्यारोपण तो बड़ा आसान तरीका होता है कि जिस व्यक्ति को जरूरत है हृदय की, तो जो व्यक्ति दान करना चाहता था, उस व्यक्ति के शरीर से हार्ट को निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यदि बात क्लियर सभी को? साथ में जो हृदय प्रत्यारोपण है, इसके बाद यदि कोई व्यक्ति की औसत जीवन की आयु बचती है, एवरेज लाइफ जो बचती है, वह बचती है लगभग 15 वर्ष। मतलब हृदय प्रत्यारोपण के बाद मनुष्य लगभग कितने वर्ष और जीवित रह सकता है? 15 वर्ष। और इसमें जो खर्चा आता है भारत में, लगभग एवरेज खर्चा आता है हृदय प्रत्यारोपण कराने में, जो खर्च आता है वह आता है लगभग 20 से 25 लाख। कितने लाख रुपए खर्च आता है? 20 से 25 लाख रुपए क्या आता है? खर्च आता है। तो बन जाएगा हृदय प्रत्यारोपण कैसे होता है, यहां पर आप देख भी सकते हो। यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो क्या है, यहां पर उस व्यक्ति का हार्ट है जो क्या करना चाहता है? हार्ट को डोनेट करना चाहता है। तो जैसे ही इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुरंत इसके शरीर से क्या निकाल लिया जाए? इसके हार्ट को। और यह उस व्यक्ति का हार्ट है जिसका जो हृदय है वह क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तो इस हृदय को उठा के इस व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? और आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है उसमें कितने हिस्से होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और आपको पता होगा 4 चैम्बर में से 2 क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4। बन जाएगा। इसके अलावा जो अपना हार्ट होता है, जो अपना हृदय होता है, उस हृदय में एक बैटरी लगी होती है। जो अपना हार्ट होता है उस हार्ट में एक क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। और इस बैटरी को बोलते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, पेस मेकर। अपने हार्ट में एक बैटरी लगी होती है, उस बैटरी को बोला जाता है पेस मेकर। और इस पेस मेकर का काम होता है, इस पेस मेकर का काम होता है हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर विद्युत तरंगों को, हृदय के ऊपर विद्युत तरंगों को, विद्युत तरंगों को या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न करना। अपने शरीर में हृदय के ऊपर एक पेसमेकर लगा होता है। उस पेसमेकर का काम होता है
किसको उत्पन्न करना, विद्युत तरंगों को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न करना, जिसके द्वारा अपने हार्ट को एक कहना चाहिए कि एनर्जी मिलती है और अपना जो हार्ट है वो पंपिंग करता है। अपना हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। तो जो हार्ट की पंपिंग होती है वह किसके द्वारा होती है, पेसमेकर। और जो पेसमेकर होता है वह एक प्रकार की बैटरी होती है। पेसमेकर जो है वह एक प्रकार की बैटरी होती है जो बनी होती है लिथियम आयन। किसकी बनी होती है, लिथियम आयन। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में पेसमेकर खराब होने लगता है, तो उनके पेसमेकर को भी बदला जा सकता है, बन जाएगा ना। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है, 3 अगस्त। 3 अगस्त। तो पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था बर्नार्ड का बासे, और भारत में हुआ किसके द्वारा किया गया, वेणुगोपाल। तो ऐसा व्यक्ति जो हार्ट को देना चाहता है, जैसे ही उसकी मृत्यु होगी उसके शरीर से क्या किया जाएगा, किसको निकाल लिया जाएगा, हार्ट को, बन जाएगा ना। और जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को उस हार्ट को क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा। इतनी बात क्लियर सभी को। तो हृदय ट्रांसप्लांट समझ में आया सभी को, ठीक है, आगे आ जाओ। तो बहुत ही रेयर केस में हृदय ट्रांसप्लांट होता है, समझ रहे ना। और उसके बाद ही मैंने बताया फिर व्यक्ति ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। एवरेज औसत आयु कितनी बचेगी, लगभग 15 वर्ष। इस बार नेक्स्ट करंट है आज का। नेक्स्ट करंट जो है वह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एमपी जीके से जुड़ा हुआ है। अपन सेक्टर वाइज कवर कर रहे हैं। पहला जो था वो साइंस से जुड़ा हुआ था, अगला जो करंट है वह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लेकर आई है जिसमें क्या कर रही है कि जो जलाशय हैं उनके जल भंडारण क्षमता को बढ़ा रही है। जलाशयों की जल भंडारण क्षमता को मध्य प्रदेश सरकार जो है क्या कर रही है, बढ़ा रही है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का क्या बन गया, पहला राज्य। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का क्या बन गया, पहला राज्य। और इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जबलपुर के पास स्थित है अवंतीबाई परियोजना, ठीक है ना। या आपने सुना होगा खंडवा में स्थित है इंदिरा सागर परियोजना। तो इन परियोजनाओं में जो पानी भरा है उसमें जो कचरा वचरा जमा हो गया, गाद जमा हो गई है, उसको निकाल के उनको साफ किया जा रहा है ताकि उनमें क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी भर सके। तो इस योजना को चालू करने वाला पूरे भारत का फर्स्ट स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश। जल भंडारण क्षमता को अपन बढ़ा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, यहां पर देख लो कहां कहां ये योजना चालू की गई है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो प्रदेश में जो जल भंडारण क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से जलाशयों को पुनर्स्थापन नीति के तहत क्या किया जा रहा है, गहरीकरण भी किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में कहां कहां की चीजें सिलेक्ट की, एक है शहडोल। शहडोल में स्थित है क्या, बाणसागर परियोजना, शहडोल। एक है होशंगाबाद में स्थित है कौन सी परियोजना, तवा। होशंगाबाद में इटारसी के पास स्थित है कौन सी, तवा परियोजना। एक है जबलपुर में स्थित कौन सी, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। और खंडवा में स्थित है कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। इन सब का क्या किया जा रहा है, गहरीकरण किया जा रहा है, बन जाएगा ना। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश क्या है, पहला क्या है, पहला स्टेट है, ठीक है ना, हाँ, बन जाएगा। और इससे गाद निकालकर, जो अंदर गाद जमा उसको निकालकर सिल्ट और रेत को भी क्या किया जाएगा, पृथक किया जाएगा। यदि बात सभी को क्लियर है तो यहां पर सुन लो। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना पूछें, फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, आपसे पूछे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना, वो है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है। जल विद्युत मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है या बहुउद्देशीय परियोजना, उसका नाम है गांधी सागर परियोजना। और जो गांधी सागर परियोजना है जिस जिले में आती है उस जिले का नाम है क्या, मंदसौर। मंदसौर में आती है। और जो गांधी सागर परियोजना जिस नदी पर बनी है उस नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल। और चंबल में सिर्फ गांधी सागर परियोजना बस नहीं बनी, चंबल में 3 परियोजना बड़ी फेमस है और आपको सभी को पता है। चंबल के फेमस थे डाकू, और चंबल के डाकू चिल्लाते थे, और जो चिल्लाए मतलब वो गरजते थे। इसी इसमें जो परियोजनाएं हैं उनका यहाँ पर नाम लिख रहा हूं, चंबल में जो परियोजनाएं हैं चंबल पर, उन परियोजनाओं का नाम है गरज। क्या नाम है, गरज।
तो गा से है गांधी सागर परियोजना। जो कोड है गरज, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी कोड आप हिंदी में ही लिखोगे। तो गा से है कौन सी परियोजना, गांधी सागर प्रोजेक्ट। रा से है राणा सागर प्रोजेक्ट। और जा से है कौन सा, जवाहर सागर। तो 3 परियोजना बड़ी फेमस है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। ये तीनों परियोजना जो है प्रोजेक्ट है वह किस नदी पर बनी, चंबल। इनमें से जो गांधी सागर है, इसमें से जो गांधी सागर है, गांधी सागर बना है कहां पर, मंदसौर आता है मध्य प्रदेश में। और राणा सागर और जवाहर सागर जी बने कहां पर, राजस्थान। कहां पर बने हैं, राजस्थान। और आप सभी को पता है चंबल नदी जो है, चंबल नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वह किस पहाड़ी से। तो चंबल नदी का, तो चंबल में रहते थे डाकू, और चंबल के डाकुओं को कोई नहीं जान पाया। तो चंबल नदी का जो ओरिजिन है वह है जानापाव पहाड़ी। कहां से है, जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी आती मऊ इंदौर। कहां पर आती, मऊ इंदौर। जबकि आपको सभी को पता जो चंबल नदी है वह जाकर मिल जाती है किस नदी में, यमुना नदी में। चंबल नदी जो है वह किस नदी में जाकर मिल जाती है, यमुना। और यमुना नदी जो है बाद में जाकर मिल जाती है किसमें, गंगा में। बन जाएगा ना। और चंबल में बाकी मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां और इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा छिप्रा, जिसके किनारे उज्जैन बसा है, या पार्वती। तो छिप्रा पार्वती किस नदी में जाकर मिल जाती, चंबल। और चंबल किस में जाकर मिल जाती, यमुना। और यमुना किस में जाकर मिल जाती, गंगा। बन जाएगा इतना सभी समझ आ रहा है। तो चंबल में कौन सी 3 परियोजना फेमस है, गरज। गा से कौन सा है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना है, जबकि जो राणा सागर और जवाहर सागर है वह कहां पर बना हुआ है, राजस्थान में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, राजस्थान। ये तो सभी को क्लियर है यहां तक। तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, गांधी सागर परियोजना। कौन सी है, गांधी सागर परियोजना। इसके बाद आ जाओ, यहां पर एक है बाण सागर परियोजना लिखी है, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना या बाण सागर इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्ट। ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है बाण सागर परियोजना भी। और बाण सागर परियोजना जो है, अच्छा आपने देखा होगा पुराने समय में जो राजा महाराजा बाण रखते थे, या राम भगवान को देखा होगा, तो जो बाण होते थे वो सोने के बने होते थे। इसी बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी, सोन नदी। सोन नदी। और आप सभी को पता है कि जो सोन नदी है, इस नदी का जो उद्गम है, सोन नदी का जो उद्गम है वह होता है अमरकंटक। कहां से है, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम बड़ा फेमस है, एक है सोन, एक है नर्मदा और एक है जोहिला। सोन, नर्मदा और जोहिला, इन 3 नदियों का उद्गम होता है कहां से, अमरकंटक। और जो सोन नदी है उसका उद्गम होता है कहां से, अमरकंटक से ओरिजिन है। और साथ में जो नदी जो है सोन, वह जाकर मिल जाती है किस नदी में, गंगा। किस नदी में मिल जाती है, गंगा। तो मध्य प्रदेश की नदी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है, तो उस नदी का नाम क्या होगा, सोन। सोन नदी सीधे किस नदी में जाकर मिलती, गंगा। बंजा किस नदी में जाकर मिलती, गंगा। तो सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक, वो मिल जाती है गंगा में। और इसी नदी पर चल रही है कौन सी परियोजना, बाणसागर। और किस जिले में चल रही है, शहडोल। और इससे जो विद्युत बनाई जा रही, बिजली बनाई जा रही है, उस बिजली की क्षमता है 425 मेगावाट। कितनी विद्युत बनाई जा रही है, 425 425 मेगावाट। 425 मेगावाट की क्या बनाई जा रही है, बिजली बनाई जा रही है। बन जाएगा 425 मेगावाट की बिजली बनाई जा रही है। इतना सभी को क्लियर है। इसके बाद इसके जो बाणसागर परियोजना है, इसको भी गहरा किया जा रहा है। और इसमें जो गाद जमा है, उस गाद को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सके। इसके बाद आ जाओ, एक परियोजना यहाँ पर लिखी है आपकी, शहडोल बाणसागर हो गई। इसके बाद होशंगाबाद में स्थित है कौन सी परियोजना, तवा। और मैंने बताया होशंगाबाद में जो तवा परियोजना है किस नदी पर है, तवा नदी। तवा नदी पर बनी है। और तवा नदी और साथ में जो होशंगाबाद में भी इटारसी के पास है। किसके पास है, इटारसी। और आपको पता है इटारसी फेमस है रेलवे जंक्शन के लिए। रेलवे का इटारसी क्या है, जंक्शन। इटारसी के पास होशंगाबाद में बनी हुई है। इसके बाद आ जाओ, जबलपुर में स्थित है कौन सी, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। और जो जबलपुर की रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है वह बनी है किस नदी पर, अवंती नदी। किस नदी पर बनी, अवंती, सॉरी अवंती, सॉरी बरगी नदी। अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा गया
जिस नदी का नाम है वो है बरगी नदी। और जो बरगी नदी है वह सहायक है किसकी? नर्मदा। किसकी सहायक है? नर्मदा। तो रानी अवंतीबाई परियोजना बनी है बरगी नदी पर, इसको कई बार बरगी परियोजना भी बोल देते हैं। और बरगी नदी जो है वो किसकी सहायक है? नर्मदा की। किसकी सहायक है? नर्मदा की। और जो रानी अवंतीबाई परियोजना है इससे जितनी विद्युत बनाई जा रही है उसकी क्षमता है लगभग 90 मेगावाट। कितनी विद्युत बनाई जाती है? 90 मेगावाट। 90 मेगावाट विद्युत इससे या बिजली इससे बनाई जाती है। किससे? रानी अवंतीबाई परियोजना। इसके बाद आ जाओ, अगली जो परियोजना है यहां पर जिसको गहरा किया जा रहा है, तो खंडवा में स्थित है कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना। खंडवा में स्थित है इंदिरा सागर परियोजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जो किस नदी पर बनी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी सभी को पता है कहां से इसका ओरिजिन है। इसका ओरिजिन है अमरकंटक। मैंने अभी बताया था अमरकंटक से 3 नदियों का ओरिजिन है। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। और जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है जाकर गिर जाती है कहां? खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, एमपी की सबसे लंबी नदी सभी को पता है। एमपी की क्या है? सबसे लंबी नदी। एमपी की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है ना। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इतनी बहती है उसकी लंबाई है 10-77। मध्य प्रदेश में जो बहती है 1077 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। और इसी नदी पर खंडवा में बना हुआ कौन सी परियोजना? इंदिरा सागर परियोजना। और इंदिरा सागर परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 1000 मेगावाट की है। इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वह 1000 मेगावाट है। और जो पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो जितने भी जल विद्युत प्रोजेक्ट हैं, उन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? इंदिरा सागर। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्षमता है वह किस परियोजना की है? इंदिरा सागर परियोजना। तो मुझे बताओ किस नदी पर बनी है? खंडवा। किस नदी पर बनी है? खंडवा। सॉरी, नर्मदा नदी। और किस जगह पर बनी है? खंडवा। इतनी बात क्लियर सभी को? बन जाएगा आपसे। इसका गहरीकरण किया जा रहा है। और एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के कई नाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, बताया था 526, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश भारत के बीच में आता है, तो बीच में होता है हृदय, इसी मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। और मध्य प्रदेश में साथ में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसी मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहते हैं? मायका। नदियों का क्या कहते हैं? मायका। और एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, ठीक है ना, जिसने, ठीक है ना, जल अधिकार को लागू किया। कि मतलब हर एक व्यक्ति का अधिकार है पानी को पाना या जल को पाना, ठीक है ना। तो जल अधिकार को लागू करने वाला पूरे भारत का जो पहला राज्य है वह कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो ये दूसरा करंट था, मध्य प्रदेश से रिलेटेड था। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला करंट जो है। एक्चुअली में करंट, ठीक है जी, नदियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ मैप बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? करंट, ठीक है, करंट में एक इंफॉर्मेशन बस अपन को मिलती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के साथ अपन को उसके आसपास की बहुत सारी चीजों को क्या करना है? कलेक्ट करना है। बन जाएगा। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा है आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है कोया जनजाति। आंध्र प्रदेश में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम क्या है? कोया जनजाति। तो कोया जनजाति इसलिए चर्चा का विषय बनी है कि इस जनजाति का कहना है कि एक भाषा है गोंडी भाषा। इन्होंने गोंडी भाषा दिवस मनाया, गोंडी भाषा दिवस मनाया, मतलब गोंडी लैंग्वेज डे मनाया। और इनका उद्देश्य है कि गोंडी भाषा को, गोंडी लैंग्वेज को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या करना? शामिल करना। इनका उद्देश्य है गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में क्या करना? शामिल करना। इसलिए चर्चा में आए हैं। कौन सी? कोया जनजाति। तो आपसे इतना एग्जाम में पूछा जाता है कोया जनजाति
सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगली बात, जो गोंडी भाषा है वह मुख्यतः 7 राज्यों में बोली जाती है। जो गोंडी लैंग्वेज है वह 7 राज्यों में बोली जाती है। एक बोली जाती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आदिवासी समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा? गोंडी। जैसे मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है वह कौन सी भाषा बोलती है? गोंडी। इतनी बात क्लियर सभी को? हाँ, और सुन लो, इस समय देश की 38 भाषाएं, 38 लैंग्वेज ऐसी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में क्या होना चाहती है? शामिल। भारत की 38 भाषाएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उन्हें संविधान के क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। बन जाएगा इतना सभी से? तो कोया जनजाति कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश याद रखना। भारत के 7 राज्यों में मिलती है और इनका कहना है कि जो गोंडी भाषा है उसको कौन से शेड्यूल में शामिल करो? 8वें शेड्यूल में शामिल करो संविधान के। अभी आपको थोड़ा समझाता हूं मैं, से पहले एक बार और देख लो आप लोग इसको। इतनी बात सभी को क्लियर है? इसके बाद लिखा है संविधान की जो 8वीं सूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें सबसे लास्ट में जो भाषाएं जोड़ी गई थी, 2004 गलत लिखा, 2003 में, 2003 में जोड़ी गई थी कितनी भाषाएं? 4। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सबसे लास्ट भाषाएं जोड़ी गई हैं वह कब जोड़ी गई है? बोलो। 2003 में। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तब से लेकर 17 वर्ष के बाद भी किसी अन्य भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में, 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं अभी? 22। और कोया जनजाति का कहना है किस भाषा को शामिल किया जाए? गोंडी भाषा को। बन जाएगा ना? तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था, 8वें शेड्यूल के बारे में बताया था। तो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 या 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल हैं, सभी को पता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 शेड्यूल और जोड़े गए। पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई। अब टोटल अनुसूची कितनी हो गई है? बोलो। 12। तो इन 12 अनुसूची में से जो 8वें नंबर की अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची है, इसको इंग्लिश बोलेंगे 8वां शेड्यूल है। इस 8वें शेड्यूल में चर्चा है किसकी? भाषाओं की, लैंग्वेज की बात है इस 8वें शेड्यूल में। और वैसे मैंने आपको बताया था 8 लकी नंबर है किसका? माँ का। 8 मार्च मनाते महिला दिवस, माँ का लकी नंबर कितना है? 8। और अपन को बोलना, अपन बोलते हैं भाषा, और भाषा बोलना कौन सिखाती है? माँ। इसी किस शेड्यूल में भाषाओं की बात है? 8वें। और 8वें शेड्यूल में अभी कितनी भाषाएं? 22, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो भाषाएं थी, उन भाषाओं की संख्या थी कितनी? 14। 14 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, अंग्रेजी, 14 भाषाएं थी, हिंदी। लेकिन बाद में कितनी भाषाएं और जोड़ी गई? 8। 14 पहले से थी, नई कितनी जोड़ी गई? 8। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22। अभी कितनी भाषा इस शेड्यूल में? 22। 22 लैंग्वेज में। और नई भाषा कौन सी जोड़ने की बात चल रही है? गोंडी भाषा। गोंडी बस नहीं, ऐसी 38 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 38। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर देख लो, थोड़ा सा और देख लो, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर सुन लो, मैंने आपको बताया जो मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ था उस मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। अभी भाषाएं कितनी हो गई? 22। और मैंने आपको कई बार बताया और आप लोगों को पता भी होगा कि संविधान में यदि आपको कुछ जोड़ना है या संविधान से कुछ हटाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट। इसके लिए आपको संशोधन करने पड़ेंगे, संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। यहां पर एक कोड लिखता हूं, इस कोड से आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। तो कोड है सिंध नाकाम, ठीक है ना? सिंध नाकाम सदमा
बड़ा। जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, मूल संविधान में 14 थी, बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8। इनको आप कोड से बड़े आसानी से याद रख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हो तो कोड हिंदी में ही लिखोगे। तो सिंध से जो भाषा है उसका नाम है सिंधी। सबसे पहले इस सूची में जो भाषा जोड़ी गई उसका नाम है सिंधी, बन जाएगा ना। और सिंधी को जो जोड़ा गया उसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था, वह संविधान संशोधन हुआ था 21। मैं बोल रहा हूँ संविधान में कुछ जोड़ना है या हटाना, इसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई? 15वें नंबर की सिंधी। नाकाम, तो ना से है नेपाली, ना से है नेपाली, मां से है मणिपुरी, और का से है कोंकण। नेपाली, मणिपुरी और का से कौन सी है? कोंकण। नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, 3 भाषाओं को फिर जोड़ा गया इस अनुसूची में। और 3 भाषाओं को जब जोड़ा गया इसके लिए संविधान संशोधन हुआ कौन सा? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कितनी और भाषाओं को जोड़ा गया? 3। तो उसका कोड है नाकाम, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। इतनी बात क्लियर है। और लास्ट में अभी मैंने बताया, लास्ट में जो भाषाएं जोड़ी गई वह कितनी जोड़ी गई? 4। तो सा से है संथाली, सा से है संथाली, डा से है डोंगरी, मां से है मैथिली, और बड़ा से है बोडो। बा से कौन सी? बोलो, बोडो। और मैं बोल रहा हूं जब भी संविधान में कुछ जोड़ोगे या हटाओगे इसके लिए अमेंडमेंट होगा। पहला अमेंडमेंट हुआ था 21, दूसरा हुआ 71, और यदि 21 प्लस 71 कर दो तो कितना आ जाएगा? 92। थोड़ी रीजनिंग करके रखना। इसे जो लास्ट भाषाओं को जोड़ा गया है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जो 92 संविधान संशोधन है वह हुआ था, बोलो कब? 2003। तो 2003 में इस लिस्ट में लास्ट भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं? 4। तो अभी जो वर्तमान में भाषाएं हैं वह कितनी भाषाएं हो गई? बोलो कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। बन जाएगा ना। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14। इसके लिए 3 अमेंडमेंट हुए, 21, 71 और 92। तो इसमें नई भाषाएं जोड़ने की बात चल रही है। वह कौन सी भाषा है? बोलो कौन सी भाषा है? हाँ, अपनी गोंडी भाषा। और ये कौन जनजाति इसका वो कर रहा है? कोया जनजाति। इसने गोंडी भाषा दिवस भी मनाया हाल ही में। क्लियर सभी कितना? और मैं आपको बता दूं तो भारतीय संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, उस शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यदि कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भारत में याद रखना सबसे ज्यादा बोली जाती है, सभी को पता है, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। हिंदी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बोलते हैं तो इसलिए हिंदी सबसे ज्यादा बोलती है। सीक्वेंस से चलना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। इन 22 भाषाओं में से कौन सी ज्यादा बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। आप यहां आओगे बंगाल में, ऊपर बोली हिंदी, थोड़े नीचे आओगे पड़ेगा बंगाल, और बंगाल में भाषा बोलते हैं कौन सी? बंगाली। तो सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है हिंदी, दूसरे नंबर पर बोली जाती है बंगाली। बंगाल ऊपर है मैप में, उससे थोड़े नीचे और आओगे पड़ेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है कौन सी? मराठी। तो भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी, फिर बोली जाती है बंगाली, और फिर बोली जाती है क्या? मराठी। कभी आपसे पूछा जाए। और सबसे कम क्या बोली जाती है? तो सबसे कम याद रखना आपको, इन 22 भाषाओं में सबसे कम जिसे बोला जाता है वो बोला जाता है संस्कृत। आपने किसी को देखा नहीं होगा बोलते संस्कृत। और मैंने आपको बताया भी था, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले का एक गांव है मोहद गांव। कौन सा गांव? मोहद। मोहद गांव। उस मोहद गांव में कहा जाता है कि उस पूरे गांव के लोग किस भाषा में बात करते हैं? संस्कृत में। करेली के पास है मोहद गांव, जिसमें कहा जाता है सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। आप बताओ कोई व्यक्ति संस्कृत में बात करे तो अपन को वो व्यक्ति मोह लेगा। इसी कौन सा गांव है? मोहद गांव। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, फिर बंगाली, फिर मराठी, लेकिन सबसे कम बोली जाती है कितनी? संस्कृत। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, 1-2 भाषाएं नहीं बोली जाती। भारत सभी को पता है विविधताओं वाला देश है। भारत की विशेषता ही है विविधता में क्या? एकता। भारत की विशेषता, तो भारत विविधताओं वाला देश है। और आप यकीन नहीं मानोगे, भारत में लगभग 19,000 से ज्यादा 19,000 से ज्यादा क्या बोली जाती है? भाषा। भारत में 19,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। 19,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से लगभग 100 भाषाएं 100 भाषाएं ऐसी हैं, इन 100 लैंग्वेज को 10,000 से ज्यादा
10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। इन 19,000 से ज्यादा भाषाओं में से लगभग 100 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्या बोलते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 100 भाषाओं में से, इन 100 लैंग्वेज में से कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? 22। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो 8वीं अनुसूची में जो लास्ट भाषाओं को जोड़ा गया वह कब जोड़ा गया था? 2003। याद रहेगा, बन जाएगा तो आपसे। और आपको एक चीज और पता होगी कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, भाई मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी क्या जनजाति, भारत की बात कर रहा हूं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और सेकंड नंबर पर है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और फिर है क्या, भील। और जबकि यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, एमपी में उसका उल्टा है कि एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति मिलती है कौन सी, भील, और सेकंड नंबर पे क्या मिलती, बन जाएगा ना, सेकंड नंबर पे क्या, गोंड। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां भी मिलती है, तुम्हारा है ना, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, ट्राइब्स मिलती है। बात क्लियर, याद रखना आप लोग, इतना समझ में आ गया होगा। तो कोया जनजाति किस प्रदेश में मिलेगी, आंध्र प्रदेश। और ये चाह रही है कि गोंडी भाषा को किस शेड्यूल में शामिल किया जाए, कौन से, 8वें। नेक्स्ट रैंक पे आते हैं, इंपॉर्टेंट करंट है, साइंस से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और सुन लो क्या है, और जो बच्चे एमपीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं या यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट। आपको जो समझना है क्या हुआ है कि हाल ही में वैज्ञानिकों एवं कार्यकर्ताओं के एक समूह ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं FSSAI, इसके बारे में बता देता हूं। FSSAI, इसका नाम है फूड सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म है फूड क्या, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ क्या, इंडिया। FSSAI है क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। और खाना खाने के लिए हर एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा है, और जब भी पैरों की बात होगी, पैर देखते हैं नंबर में 11 जैसे, पैर नंबर में किसके जैसे दिखते हैं, 11 जैसे। तो FSSAI जो है वह 2011 में बना है। ये संस्था कब बनी है, 2011 में। FSSAI जो बना वो 2011 में बना है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी संवेदनशील विषय होते हैं, जितने भी संवेदनशील विषय होते हैं उनके मुख्यालय राजधानी में होते हैं, कैपिटल में होते हैं। और भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। तो FSSAI का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो लोग कहां पर है, न्यू दिल्ली, इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। तो FSSAI है क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2011 में बना है। और जितने भी संवेदनशील विषय हैं, खाना एक संवेदनशील विषय है, उसका मुख्यालय कहां पर होगा, कैपिटल। और कैपिटल कौन सी, नई दिल्ली। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि FSSAI को स्वास्थ्य तथा आजीविका पर एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी दी है। अब क्या है फूड फोर्टिफिकेशन, यहां पर देखो आप लोग, तो किसने दी है, वैज्ञानिकों का एक समूह है, उसने FSSAI को चेतावनी दी है कि आप किस बात का ध्यान रखें, फूड फोर्टिफिकेशन। अब क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन, वो मैं आपको पहले समझाता हूं। यहां तक सभी को क्लियर आया समझ में? यहां पर देखना, पहले देखते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। होता क्या है कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है कि जो अपन खाने वाली चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में कैसे, जैसे खाद्य पदार्थ में विटामिन हो गया या खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए, तो सरकार क्या करती है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को, पोषक जो तत्व हैं जिनसे अपन को न्यूट्रिशन मिल रहा है, इन पोषक तत्वों को क्या करती है, जानबूझकर बढ़ाती है। सरकार क्या करती है, जो चीजों का वितरण कर रही है उन चीजों में क्या करती है, जानबूझकर पोषक तत्वों को बढ़ाती है। तो जो पोषक तत्वों को जब बढ़ाया जाता है, तो ज्यादा पोषक तत्व जब हो जाते हैं तो वो शरीर के लिए क्या होने लगते हैं, नुकसानदायक। इसी को बोलते हैं क्या, फूड फोर्टिफिकेशन। यहां पर लिखा है WHO के अनुसार क्या लिखा है,
WHO के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन से आशय खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली क्या है वृद्धि। मतलब अपने जानबूझकर खाने में क्या बढ़ा दिए, न्यूट्रिशन बढ़ा दिए, पोषक तत्व बढ़ा दिए, ताकि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। सरकार का जो उद्देश्य है वह अच्छा है। सरकार चाहती है कि जो भी चीजों का हम वितरण कर रहे हैं, चावल हो गया, विटामिन हो गए, तो इनमें अपन इतना पोषक तत्व बढ़ा दें ताकि लोगों की जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, पूरी हो जाए। लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व होने लगता है तो वो शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसी को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने किसको चेतावनी दी है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात क्लियर है। अब यह मुद्दा क्यों उठा है, ये तो हो गया फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। अब इस मुद्दा की चर्चा क्यों हुई है, अभी इसलिए हुई है इसकी चर्चा कि हुआ क्या है कि सरकार क्या कर रही है, एनीमिया और कुपोषण। आपको पता है एनीमिया और कुपोषण ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, एनीमिया और कुपोषण। तो सरकार क्या कर रही है, एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार 2021 से देश भर में एक है समेकित बाल विकास सेवाएं, इसको बोलते हैं ICDS, नाम सुना होगा, ICDS, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। और एक है मध्याह्न भोजन योजना जिसको बोलते हैं मिड डे मील। क्या बोलते हैं, मिड डे मील। तो सरकार क्या कर रही है, ICDS और मिड डे मील के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या हो गया, आप बताओ। अभी मैंने बताया फोर्टिफाइड का मतलब क्या है, जानबूझकर पोषक तत्वों को क्या करना, बढ़ाना। तो सरकार क्या कर रही है कि ICDS और मिड डे मील योजना के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की क्या बना रही है, योजना बना रही है, जिससे आकांक्षी जिलों पर, अब आकांक्षी जिले क्या होते हैं मैं अभी समझा रहा हूं, जिससे आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वैज्ञानिकों ने क्यों चेतावनी दी है, वैज्ञानिकों का कहना है यदि आप फोर्टिफाइड चावल दोगे, चावल में पोषक तत्व मिलाओगे, आपका उद्देश्य लोगों को उससे फायदा मिले, लेकिन लोगों को उससे क्या होने लगेंगी, बीमारी। इसलिए वैज्ञानिकों ने सरकार को या FSSAI को क्या दी, चेतावनी। इतनी बात सभी को क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना, यहां तक सभी को क्लियर है। और यहां पर लिखा है यह विटामिन और खनिजों के साथ साथ चावल एवं खाद्य तेलों को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइड करने की केंद्र की योजना की क्या है, खिलाफ है। सरकार चाहे चावल हो, खाद्य तेल हो या विटामिन हो, खनिज हो, सभी को क्या करने वाली है, फोर्टिफाइड करने वाली है। अब इससे न्यूट्रिशन तो मिलेंगे लेकिन क्या होने लगेगी, बीमारी। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो इसलिए सरकार को चेतावनी दी है। और ICDS और मिड डे मील योजना के द्वारा सरकार इन्हीं सब चीजों का वितरण करती है। तो ICDS जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, समेकित बाल विकास सेवाएं। और जो मिड डे मील योजना है इसकी शुरुआत हुई है 1995 में। मिड डे मील मिलता है इसको स्कूलों में, तो मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में वितरित की जाती है। इनकी शुरुआत हुई है 1995 में, ICDS की हुई है 1975 में। तो यहां तक मुझे बताओ सभी को क्लियर है। और इससे जो लाभ मिलने वाला है, इस स्कीम से जो लाभ मिलने वाला है, जो 2021 से सरकार लाने वाली है, इस स्कीम से लाभ मिलने वाला है आकांक्षी जिलों को। यहां पर लिखा किन जिलों को मिलने वाला है, आकांक्षी जिले। अब आकांक्षी जिले क्या है वो देखते हैं अपन। तो भारत के ऐसे जिले जो अति पिछड़े हुए हैं, भारत के ऐसे जिले जिनका विकास नहीं हो पाया, जो अति पिछड़े हुए हैं, उन जिलों को सरकार विशेष ध्यान दे रही है। और ऐसे जिलों को क्या कहा गया है, बोलो, आकांक्षी जिले। क्या कहा गया है इनको, बोलो, आकांक्षी जिले। तो आकांक्षी जिले हैं क्या, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के उन 112 जिलों पर केंद्रित है जो विकास के नाम पर क्या है, अति पिछली श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, आकांक्षी जिले, ठीक है ना, जहां स्वास्थ्य और पोषकता से लेकर शिक्षा तक, कृषि से लेकर जल संसाधन तक और बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक समावेश और पुनर्विकास तक हर क्षेत्र में सुधार की क्या है, आवश्यकता। मतलब ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए, पिछड़े भी नहीं, अति पिछड़े हुए हैं, उन जिलों को क्या कहा गया, आकांक्षी जिले। और जो आकांक्षी जिले का जो कंसेप्ट है वह आया है किसके द्वारा लाया गया, नीति आयोग। यह नीति आयोग का
विशेष प्रोग्राम है आकांक्षी जिला। और यहाँ पर लिखा है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बनी है 2011 में। और इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू। इतनी बात सभी को क्लियर यहाँ तक समझ में आई। तो एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सरकार का क्या कहना है कि यदि आप 45 फूड दे रहे हो, 45 फूड दे रहे हो, उसमें यदि आप जानबूझकर पोषक तत्व बढ़ा रहे हो, बढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो तो उससे लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा, वो बीमारियां भी होंगी। तो आप जब बढ़ाओ तो इस बात का ध्यान रखो। और एक बीमारी यहाँ लिखी भी है, यहाँ पर बताता हूं। एक बीमारी लिखी है जिसका नाम है, कौन सी बीमारी लिखी है, हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस। तो अब इसमें हाइपर विटामिनोसिस क्या है, तो विटामिन के असामान्य रूप से उच्च भंडारण स्तर की स्थिति है, जो विभिन्न लक्षणों जैसे कि अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, यहां तक कि विषाक्तता को भी क्या देता है, जन्म दे सकता है। मान लो आपने विटामिन बहुत ज्यादा बढ़ा दी पोषक तत्व के रूप में, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी लोगों को, हाइपर विटामिनोसिस। तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, किसके लिए, मेंस के लिए भी और आपको एग्जाम में आएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक का ये टॉपिक क्या है। एक बार फिर से देख लो, एक नजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने यहां पर बताया कि वैज्ञानिकों ने किसको चेतावनी दी है, FSSAI। वो बोल रहा है कि यदि आप फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आप चीजों का ध्यान रखो, इतना आप पोषक तत्व बढ़ाओ जिससे लोगों को क्या ना हो, नुकसान ना हो। और भारत सरकार क्या चाहती है, 2021 से पूरे देश में ICDS और मिड डे मील की योजना के तहत किसका वितरण करना चाहती है, चावल। और कौन से जिलों में, आकांक्षी जिले। तो आकांक्षी जिले क्या है, ऐसे जिले जो विकास के नाम पर अति क्या है, पिछड़े हुए। बन जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन क्या, समझ में आ गया होगा। और हाइपर विटामिनोसिस क्या, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आकांक्षी जिले किसका कंसेप्ट है, नीति आयोग। और आप सभी को और बातें मैं बता दूं खाद्यान्न से रिलेटेड, कि सभी को पता है एक सरकार लेकर आई है खाद्य सुरक्षा कानून। खाद्य सुरक्षा कानून मतलब खाना पाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा कानून, जिसको बोलेंगे फूड सुरक्षा मतलब सेफ्टी बिल। फूड सेफ्टी बिल जो सरकार लेकर आई है, ये बिल है 2013 का। खाद्य सुरक्षा कानून कब आया, 2013। और इसी कानून के तहत मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयोग, खाद्य सुरक्षा क्या आयोग, मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयोग बनाया गया। और मध्य प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा आयोग बनाया गया है वह बनाया गया जुलाई 2017 में। इसी के तहत मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयोग बनाया गया है, खाद्य सुरक्षा कमीशन बनाया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा कमीशन है वह कब बनाया गया है, जुलाई 2017। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट करंट देखते हैं। मिसलेनियस से रिलेटेड है, सुन लो आप लोग। यहां पर लिखा है भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे, कौन सा रेलवे, हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया। मतलब जो रेलवे बंद पड़ा था भारत बांग्लादेश के बीच, उसको दोबारा से क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। और इसके कारण दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार क्या होगा, मजबूत होगा। यदि एक ट्रेन जाएगी जो माल को लेकर ला रही है और ले जा रही है, तो इससे भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार है वह क्या होगा, मजबूत होगा। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि भारत और जो बांग्लादेश है उसके संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। वैसे आपको याद भी होगा कि बांग्लादेश जो बना है, ठीक है ना, बांग्लादेश जो बना है वो बना 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को गठन हुआ है किसका, बांग्लादेश जो देश बना है वो बना 26 मार्च 1971 को। और आप सभी को पता होगा 1971 का युद्ध हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। बांग्लादेश और किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 से पहले। तो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। और जब युद्ध हो रहा था तो बांग्लादेश बाजू में लगा हुआ है यहाँ, तो बांग्लादेश के लोग परेशान होकर कहां भागने लगे, भारत भागने लगे। तो इसकी वजह से अपन ने किस देश का साथ दिया, बांग्लादेश ने भारत का साथ दिया। भारत ने पाकिस्तान को हराया, सभी को पता है, हमेशा पाकिस्तान भारत से हारा है।
चाहे कारगिल हो, चाहे 1947 का युद्ध हो, तो अपन ने बांग्लादेश का साथ दिया, पाकिस्तान को हराया, तो बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। तो बांग्लादेश को अपन ने आजाद किया कब? 26 मार्च 1971। और आपको इतना भी पता होगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार क्या? बांग्ला। वहां का जो नेशनल एंथम है वह भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति हैं जिनको पहला शांति का नोबेल मिला 1913 में। 1930 में पहला पीस का नोबेल मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। कहां का नेशनल एंथम लिखा? भारत का। बन जाएगा ना? तो जो अमार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वह किसने लिखा है? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बन जाएगा। तो अपन ने 26 मार्च 1971 को किसको आजाद करा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से अपन को इसलिए खतरा जीरो है, इसलिए भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम भी है 0 डिग्री लाइन। कितनी लाइन है? 0 डिग्री लाइन। बांग्लादेश से अपन को जीरो खतरा है। जैसे भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? बोलो। 0 डिग्री लाइन। तो रेलवे चालू होने वाला किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि भारत और बांग्लादेश के कई संयुक्त अभ्यास चल रहे हैं, ज्वाइंट वो चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। किस चीज को लेकर? तो वायुसेना को लेकर चल रही है भारत और बांग्लादेश का ज्वाइंट, वो उसका नाम है टेबल टॉप। क्या नाम है? टेबल टॉप। भारतीय और बांग्लादेश की वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बोलो कौन सा? टेबल टॉप। और आप बताओ, यदि वायुसेना कहां काम करेगी? वायु में। और सबसे ऊपर कौन सी सेना है? वायु। इसलिए वायुसेना का कौन सा अभ्यास है? टेबल टॉप। टॉप पर कौन सी सेना होगी? वायु। तो थल सेना और जल सेना नीचे होंगी, टॉप पर होगी वायुसेना। तो टॉप, टेबल टॉप वायुसेना का अभ्यास है भारत और बांग्लादेश का। एक लिखा संप्रीति। संप्रीति जो है वो है थल सेना का। संप्रीति किसका है? थल सेना का। कौन कौन सी थल सेना का? भारत और बांग्लादेश की। यहां पर लिखा है NBN कॉर्पोरेट, ये भी किसका है? वायुसेना का। और एक है बोंगो सागर। तो सागर में आप बताओ कौन सी सेना चलेगी? जल सेना। इसलिए किस सेना का अभ्यास है? नौसेना। तो टॉप में कौन सी सेना रहेगी? वायुसेना। टॉप में रहेगी वायुसेना। संप्रीति किसकी है? थल सेना। तो वैसे भी ज्यादा अपनों को प्रेम, ज्यादा लगाव थल सेना से है, सभी से, लेकिन ज्यादा जब बात आती है, सबसे पहले जब युद्ध भी होता है, तो सबसे पहले कौन से सैनिक जा रहा है? थल सेना। बन जा रहा है ना? NBN किसका है? वायुसेना। और बोंगो सागर किसका है? नौसेना। और एक है संवेदना। संवेदना कई देशों का एक साथ चल रहा है। संवेदना सैन्य अभ्यास बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब के साथ चल रहा है। ठीक है ना? ये किसके लिए बना है वो भी बता दे रहा हूं। यहां दिख रहा होगा, लिखा होगा कौन सा? संवेदना। तो जो संवेदना है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत है, अभ्यास है। बताएगा ना कौन सा? आपदा में कैसे मदद करेंगे उसके लिए अभ्यास चल रहा है। कौन सा? संवेदना। और वैसे आप बताओ, जब किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी आती है, आपदा आती है, तो अपनी संवेदना उसके लिए बढ़ जाती है कि नहीं? ये कौन सा? संवेदना। और आप सभी को पता होगा कि भारत जो है सबसे ज्यादा जो सीमा है वह किस देश के साथ बनाता है? भारत सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है वह बांग्लादेश के साथ बनाता है। और कितने किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। भारत के आप सभी को पता होगा कितने पड़ोसी देश हैं? 7। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भारत के जो पड़ोसी देश है उनका कोड है 55 MBA। 55 MBA बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है। MPPSC में इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। बताता हूं क्या क्वेश्चन आया है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका कोड है 55 MBA। और जो 55 MBA है वो सीक्वेंस से कोड है। इसका मतलब है भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है कौन? बोलो बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर बॉर्डर बनाता है कौन? चीन। फिर बनाता है कौन? पाकिस्तान। इसके बाद नेपाल। फिर बनाता है म्यांमार जिसका पुराना नाम है बर्मा। फिर बनाता है भूटान। और फिर कौन बनाता है? अफगानिस्तान। सीक्वेंस से है। तो ये भारत के पड़ोसी देश में 55 MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन सब में सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन बनाता है? बांग्लादेश जो बॉर्डर बनाता है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है ना? और अफगानिस्तान सबसे कम बॉर्डर बनाता है, ये बनाता है 106.7
7 किलोमीटर, 1067.7 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन बनाता है? बांग्लादेश। उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, फिर नेपाल, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो एक बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। और एक बार और आया था, उन्होंने 4 के नाम लिख के दिए थे और उन्होंने बोला था जितनी बॉर्डर शेयर करते हैं उसके अनुसार इनको जमा। तो बन जाएगा। इतना सभी समझ में आ गया? नीचे आ जाओ आप लोग, बचपन एमबीए। यहां पर इंडिया का मैप ही लिखा हुआ है, यहां पर देख लो। यहां पर आपको दिख रहा है कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसको 26 मार्च 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश जो है वो क्या हुआ? बोलो, आजाद हुआ। कब आजाद हुआ है? 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश। और बांग्लादेश याद रखना भारत के 5 राज्यों को टच करता है। किसको टच करता है? 5 राज्यों को। तो एक याद रखना, बांग्लादेश अपना मित्र है। बांग्लादेश को अपन ने आजाद कराया है, तो बांग्लादेश अपना क्या है? मित्र। जिसकी कोड है इसका पंडित आमे मित्र। जिन 5 राज्यों को टच करता है उनका कोड है पंडित आमे मित्र। पा से है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल? आ से बताओ, पा से पश्चिम बंगाल, आ से है असम, मा से है मेघालय, मा से है मिजोरम, मिजोरम, उत्तरा से क्या है? त्रिपुरा। तो बांग्लादेश कितने राज्यों को टच करता है? तो बांग्लादेश टच करता है कितने राज्यों को? 5। बन जाएगा ना। और यहां पर और सबसे ज्यादा बॉर्डर भी शेयर कौन करता है भारत के साथ? बांग्लादेश। बन जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर का नाम क्या है? 0 डिग्री लाइन। बन जाएगा सभी से। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट करंट देखते हैं। इधर सभी समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को बस क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर लिखते जाना है। करंट बस नहीं है, 4 फैक्ट बस नहीं है। इन फैक्टों से आपको बहुत सारी मिसलेनियस जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं? तो अपन को डेली इसे अच्छे से कवर करना है। आगे आ जाओ। एक अपन आज राज्य विशेष को देख रहे हैं। स्टेट करंट अफेयर्स है, और स्टेट करंट अफेयर्स है किसका? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर पहले तो करंट सुन लो। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य जो सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई है, जिस योजना का नाम क्या है? वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना। दूसरा सुन लो, पहला वन चिकित्सा केंद्र, पूरे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? कहां खोला गया? उत्तराखंड। भारत में पहला जैव विविधता उद्यान, बायोडायवर्सिटी जो पार्क है, जैव विविधता उद्यान, वह कहां खोला गया है? उत्तराखंड। भारत का वाटिका का उद्घाटन, भारत वाटिका का उद्घाटन कहां किया गया है? उत्तराखंड। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां खोला गया है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हैं, चाहे वन चिकित्सा हो, समझ रहा है ना, वन चिकित्सा हो, या फिर बात हो जैव विविधता उद्यान, बायोडायवर्सिटी क्या गार्डन, या फिर बात हो भारत वाटिका, या फिर बात हो लाइकेन पार्क, आप बताओ इतनी सब चीजें वन से जुड़ी हैं कि नहीं? यहां पर जितने भी शब्द लिखे हैं वह सब वन से जुड़े हैं कि नहीं? यहां पर तो वन लिखा ही आ रहा है, यहां तो वन लिखा ही है ना। लाइकेन भी वृक्षों का एक टाइप है, आप बॉटनी में पढ़ोगे टाइप में। लाइकेन भी एक टाइप है। वाटिका मतलब वन हो गया, और उद्यान मतलब भी क्या हो गया? वन। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी वनों की बात होगी, वन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सब कहां पर जाती है? उत्तराखंड। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक संस्था जिसका नाम है FSI। FSI है क्या? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या FSI? फॉरेस्ट सर्वे, बोलो क्या, ऑफ इंडिया। और मुझे एक बात बताओ, फॉरेस्ट को अपन को 1 नंबर पे रखना है कि 2 नंबर? 1 नंबर पे। इसी FSI जो बना है वो बना है 1981, और FSI का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो है देहरादून। कहां पर है? देहरादून। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी, मैक्सिमम बातें कहां जाती हैं? यहां पर दिख भी रहा है, वन चिकित्सा उत्तराखंड में बना है, जैव विविधता उद्यान वहां पर बना है, भारत वाटिका वहां पर बना है, लाइकेन पार्क वहां पर बना है। तो FSI कब बना है? 1981। इसका जो मुख्यालय है, वह मुख्यालय बताओ कहां पर है? देहरादून। और ये FSI क्या करता है कि हर साल, हर 2 साल में फॉरेस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट देता है। इसने अपनी पहली रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो है दी थी 1987 में। इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो आई थी 1987 में, हर 2 साल में आती है। और इसकी जो लास्ट रिपोर्ट है वो है आई है 2019 में। इसका मतलब है FSI की जो अगली रिपोर्ट है वह कब आएगी?
2021। 22 में आएगी उसका नाम रहता है 21। लास्ट जो रिपोर्ट है वो कब आई थी? 2019 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1981 में बना है और 1987 से इसने क्या किया है? रिपोर्ट देना चालू किया। किसको लेकर? फॉरेस्ट। इसका हेड ऑफिस है देहरादून। इसकी पहली रिपोर्ट 87 में आई थी और जो लास्ट रिपोर्ट है कब आने वाली है? 2000 आई है, मतलब 2019 में। और इस रिपोर्ट का कहना है पूरे भारत में एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, जबकि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो है मिजोरम। परसेंट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है? मां से मिजोरम और मां से कहां पर? मध्य प्रदेश। किसका कहना? एफएसआई की 2019 की रिपोर्ट का। तो वन से रिलेटेड जब भी कुछ बातें आएंगी तो आप बताओ अपन को कहां जाना है? बोलो कहां जाना? उत्तराखंड बन जाएगा। यहां पर सुन लो, लाइकेन के बारे में सुन लो। लाइकेन जो है वह मिक्सर होता है कवक और सेवल। लाइकेन जो है वह किससे मिलकर बना होता है? कवक और सेवल। कवक मतलब फंगस और सेवल मतलब एल्गी। फंगाई और एल्गी से मिलकर बना होता है क्या? लाइकेन। लाइकेन एक वृक्ष का टाइप है, कवक और सेवाल से मिलकर बना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण जिसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का सूचक है। एयर पॉल्यूशन का सूचक कौन है? लाइकेन। तो कैसे सूचक है? जिस जगह पर ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, एमपीपीएससी में आ चुका है। जिस जगह पर ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है वहां पर कौन से वृक्ष नहीं उगते? लाइकेन। मतलब लाइकेन नदी नहीं उग रहा, इसका मतलब ज्यादा क्या है वहां पर? एयर पॉल्यूशन। किस किस से मिलकर बना है? कवक और सेवल। बन जाएगा ना। और सुन लो, यहां पर एक शब्द लिखा है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता मतलब क्या होता है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या होता है? पहले सुन लो, जैव विविधता जो दिवस है वह मनाते हैं अपन लोग, जैव विविधता दिवस वह मनाते हैं अपन लोग 22 मई। कब मनाते हैं? 22 मई। 22 मई को मनाते हैं बायोडायवर्सिटी डे। और इनको आसानी से याद रख सकते हो, यदि इस दुनिया को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, मुझे और आपको मिलकर दो दो हाथ करने पड़ेंगे। मुझे और आपको मिलकर क्या करना पड़ेंगे? दो दो हाथ। मुझे और आपको मिलकर दो दो हाथ करने पड़ेंगे। इसलिए क्या है, सुन लो दो दो की कहानी। सबसे पहले देखो 22 मार्च होता है, 22 मार्च। फिर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। और अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो 22 मार्च को होता है जल दिवस। कौन सा दिवस होता है? जल दिवस, वाटर डे, जल दिवस। और आप बताओ, जब जल गिरेगा तो जल पृथ्वी पर गिरेगा कि नहीं? तो 22 अप्रैल कौन सा दिवस होता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च जल दिवस, दो दो की कहानी है। 22 अप्रैल कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। तो जल गिरा पृथ्वी पर, और जैसे ही पृथ्वी पर पानी गिरेगा तो आ जाएगी यहां पर क्या? जैव विविधता। क्या आ जाएगी? बोलो, जैव विविधता। तो 22 मई कौन सा दिवस होता है? जैव विविधता दिवस। कई बार इनको पूछा गया है, हजारों बार आ चुके, बड़े आसानी से याद रख सकते हो। तो 22 मार्च को जल गिरा, जल पृथ्वी पर गिरा, और पृथ्वी पर जब गिरा तो क्या आ गई? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी आ गई। क्या आ गई? बायोडायवर्सिटी आ गई। इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां पर सुन लो, और दिवस बता दे रहा हूं, यहां पर सुन लो, एक और सुन लो। प्रकृति अपनी प्रकृति मतलब पर्यावरण, और पर्यावरण अपनी माँ है। तो माँ की बात होगी, नंबर आएगा मार्च, महीना आएगा मार्च। तो मार्च की 4 डेटा लिख रहा हूं, 24 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च और कितना मार्च? 21। तो 24 मार्च को मैंने टीबी देखी। टीबी क्या है? जे बीमारी का नाम है। टीबी वो देखने वाली टीबी है, ये बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस क्या? बैक्टीरिया। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस होता है? टीबी दिवस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डे। 24 मार्च को मैं टीवी देख रहा था, टीवी में न्यूज आ रही थी मौसम की। किसकी न्यूज आ रही थी? मौसम की। तो 23 मार्च कौन सा दिवस होता है? मौसम दिवस। टीवी में न्यूज आ रही थी मौसम की, और जब अपन मौसम की न्यूज देखते हैं तो मौसम वाले बता रहे थे कि क्या गिरने वाला है? जल। मौसम वाले क्या बता रहे थे? क्या गिरेगा? जल। कल जल गिरेगा, पानी गिरेगा। तो 22 मार्च होता है जल दिवस। और जब जल गिरेगा, जब देखना जैसे बरसात आती है, अपन लोग पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। पेड़ पौधे का मतलब होता है वानिकी, पौधे लगाना मतलब वानिकी। तो 21 मार्च कौन सा दिवस होता है? वानिकी। ये इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट डे। तो याद रहेंगे कि नहीं? सीक्वेंस इनको अपन याद रख सकते हैं। तो 24 मार्च टीवी, 23 मार्च मौसम, 22 मार्च जल, और 21 मार्च बोलो कौन सा? वानिकी दिवस, फॉरेस्ट डे। यहां तक समझ में आ गया?
तो वन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ज्यादातर वो कहां पर जाएंगी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में सुन लो। 2000 में, सन 2000 में 3 जीरो आ रही हैं, तो सन 2000 में 3 नए स्टेट बने। कितने स्टेट बने थे? 3 स्टेट बने थे नए। जो 3 स्टेट बने थे सभी को पता है। एक बना था 1 नवंबर को, एक बना था 9 नवंबर को, और एक बना था कब? 15 नवंबर। 15 नवंबर। तो सन 2000 में 3 स्टेट बने, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर अपना मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर होता है। अपना भाई है छत्तीसगढ़, अपन से अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ भी कब होगा? 1 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ किससे अलग हो गया? बन जाएगा। 9 नवंबर को बना है उत्तराखंड, याद रखना। उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वह कब है? बोलो। 9 नवंबर। 9 नवंबर को बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड अलग हुआ था किससे? यूपी। और तीसरा जो राज्य बना 15 नवंबर को वो बना झारखंड। और झारखंड जो अलग हुआ वह कहां से अलग हुआ था? तो 2000 में 3 राज्य बने थे। जब छत्तीसगढ़ बना था तो जो 26वें नंबर का स्टेट बना था, जो 27वें नंबर का स्टेट बना था, और झारखंड कौन से नंबर का स्टेट बना था? 28। लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से संख्या कम हो गई। देखिए 26, 27, 28वें नंबर के, तो 27वें नंबर का राज्य बना था कौन सा? उत्तराखंड। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। और एक बात और आपको बता दूं, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। एक बात आपको बता दूं, जब 2000 में जब बना, 2000 से लेकर 2006 तक, 2006 तक इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। 2000 से लेकर 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल। उत्तराखंड नाम नहीं था, इसका नाम था उत्तरांचल। किसका नाम था? उत्तराखंड का। बन जाएगा। इसकी कैपिटल, 2 कैपिटल, एक नई कैपिटल बनी अभी। एक तो इसकी कैपिटल है कौन सी? देहरादून। और इसकी नई कैपिटल कौन सी बन गई है? गैरसैंण करके बनी ना, गैरसैंण। इसकी नई राजधानी बनी है, एक देहरादून और एक नई राजधानी क्या हो गई? गैरसैंण। मतलब उत्तराखंड की अब कितनी राजधानी होंगी? 2 राजधानी होंगी। बन जाएगा। उत्तराखंड की कितनी राजधानी होंगी? 2 राजधानी होंगी। और सुन लो, आपको पता होगा उत्तराखंड में ही भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा, गंगा का उद्गम है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। चाहे गंगोत्री ग्लेशियर हो, और यमुना का उद्गम है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सब कहां से आते हैं? किस राज्य में पड़ते हैं? बोलो। उत्तराखंड। यमुनोत्री से किसका उद्गम है? यमुना का। गंगोत्री, यमुनोत्री कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में। यही उत्तराखंड में है, आपने नाम सुना होगा कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर भी कहां पर आता है? उत्तराखंड। बन जाएगा। कैलाश मानसरोवर भी उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नंदा देवी। सबसे ऊंचा पर्वत जो उत्तराखंड का है वह का नाम क्या है? नंदा देवी। और नंदा देवी जो है वह किस पर्वत का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? हिमालय। किसका हिस्सा है? हिमालय का। नंदा देवी यहीं पर क्या आता है? कैलाश मानसरोवर। और इसी उत्तराखंड में बना हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है? यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी किसका हिस्सा है? हिमालय का। गंगा निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा यमुना दोनों का उद्गम कहां से? उत्तराखंड। और कैलाश मानसरोवर भी कहां पर आता है? उत्तराखंड। यहीं पर आपने नाम सुना होगा हरिद्वार। हरिद्वार कहां पर आता है? उत्तराखंड। हरिद्वार भी कहां पर आता है? उत्तराखंड में। इतनी बात सभी को क्लियर है? और वैसे भी आप लोग याद रखना, जो मैं हाईएस्ट पीक बोल रहा हूं नंदा देवी, इसको आप याद रख सकते हो, जो भारत की हाईएस्ट पीक है। जब कभी ऊंचाइयों पर जाओ, अपने काका नाना के साथ जाना। भारत की जो हाईएस्ट पीक है सीक्वेंस से, पूरे भारत की बोल रहा हूं, भारत की हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटियां, जब कभी ऊंचाइयों पर जाओ काका नाना के साथ जाना। तो का से भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू है, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे गॉड दिख जाएंगे, या तो मिल ही जाएंगे या वहां से गिरोगे तो गॉड के पास पहुंच जाओगे। तो केटू का नाम ही क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन भारत की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट 8611 मीटर। ये आती है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर के भी जिस हिस्से में आती है वो आती है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बन जाएगा ना। सबसे चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। कहां से? दूसरी हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा। बोलो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की कौन सी हाईएस्ट पीक है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। और एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा भारत को भी टच करती है और प्लस किसको टच करती है? नेपाल। और भारत के जिस राज्य को टच करती है उसका नाम क्या है? सिक्किम।
बोलो क्या नाम है? सिक्किम। बन जाएगा ना। तो भारत की तीसरी हाईएस्ट पीक है कौन सी? कंचनजंगा। चौथी हाईएस्ट पीक है ना से नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी आता है जम्मू कश्मीर में। और चौथी हाईएस्ट पीक जो है वह कौन सी है? नंदा देवी। और नंदा देवी आप मुझे बताओ कहां पर आता है? उत्तराखंड। और नंगा पर्वत कहां आता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। और जो सब की सब जो हाईएस्ट पीक है किस पर्वत का हिस्सा? किस पर्वत का हिस्सा? हिमालय। और हिमालय आपको सबको पता है पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। और सबसे लंबा पर्वत है एंडीज। एंडीज आता है साउथ अमेरिका में। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? बोलो हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। यदि बात सभी क्लियर है तो ऊंचाइयों पर जाओगे तो किसके साथ जाना? काका नाना के साथ। किसके साथ जाना आप लोग? जब ऊंचाइयों पर जाओगे तो किसके साथ जाना? काका नाना के साथ जाना। यदि बात सभी को क्लियर है? बोलो इतना सभी समझ में आ गया? यहां पर आ जाओ। जो उत्तराखंड है उत्तराखंड में हाई कोर्ट भी है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट भी है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट भी बना है। और उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वह है नैनीताल में। कहां पर है? नैनीताल में। और अभी सभी को आपको पता होगा भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या हो गई है वह हो गई है 25। पहले 24 थे और हाल ही में एक नया हाई कोर्ट बन गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश। क्यों? आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह चला गया तेलंगाना में। तेलंगाना जब नया राज्य बना था तब टोटल हाई कोर्ट हो गए भारत में कितने? 20। कितने? 25 हाई कोर्ट हो गए। उनमें से एक हाई कोर्ट कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड का हाई कोर्ट बना सन 2000 में। बन जाए 2000 में जो नया राज्य बना। लेकिन किस जगह पड़ता है? नैनीताल। कहां पर पड़ता है? नैनीताल। यहीं पर आप सुन लो, यहीं पर एक बांध बना बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध इसलिए इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? भागीरथी। ठीक है ना। भागीरथी और भिलंगना इन दो नदियों पर बना है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वह बना है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। और टिहरी बांध इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी जो हाइट है वह है 261 मीटर। जो ऊंचा है 261 मीटर। यह 261 मीटर ऊंचा है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। उत्तराखंड में पड़ता है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है? बोलो टिहरी बांध। किस नदियों पर बनाया गया? भागीरथी और भिलंगना। कभी गंगा का ड्रेनेज बताऊंगा, इन सबको डिटेल से आपको समझाऊंगा। भागीरथी और भिलंगना पर बना यही उत्तराखंड में कौन सा बांध? टिहरी बांध। और यदि मैं यहां पर देखूं, यही उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। वृक्षों के संरक्षण से जुड़ा है चिपको आंदोलन। तो चिपको लिखने में 3 वर्ड आ रहे हैं। इन लोगों को क्या किया था जब वृक्षों को काटा जा रहा था? मैं वैसे ही बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट है। जब वृक्षों को काटा जा रहा, जो लोग वृक्षों से चिपक गए थे, तो चिपको आंदोलन। 3 वर्ड आ रहा है इसलिए 1973। इसको चालू किया था गौरा देवी। किसने चालू किया था? गौरा देवी। वैसे सबसे बड़े भगवान है वो अपनी प्रकृति है, पर्यावरण है। इसको चालू किया था गौरा देवी ने। बाद में इसमें जुड़ गए थे, एक जुड़ गए थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना। और चंडी प्रसाद भट्ट। कौन जुड़ गए थे? चंडी प्रसाद भट्ट। तो जो चिपको आंदोलन है वह भी कहां से चलाया गया था? चिपको आंदोलन भी कहां से चलाया गया था? बोलो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन भी कहां से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन भी जो है वह चलाया गया था, बोलो कहां से? उत्तराखंड। किन नदियों पर बना? भागीरथी और भिलंगना। कहां पर बना? भागीरथी और भिलंगना। ठीक है ना। बन जाएगा इतना। यहां पर जो नेशनल पार्क है, यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं। यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? राजाजी नेशनल पार्क। यहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट। तो एक है नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ हाईएस्ट पीक भी बताई, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नंदा देवी। तो राजाजी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये सब नेशनल पार्क भी जो है वह कहां पर आते हैं? कहां पर आते हैं? उत्तराखंड। कहां पर आते हैं? उत्तराखंड में। समझा? कहां पर आते हैं? उत्तराखंड में। और अभी आप सभी को पता होगा वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। अभी जो यहाँ के सीएम हैं उनका नाम बोलो क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। तो जितनी भी भगवान वाली बातें होंगी सब उत्तराखंड में आएंगी। कैलाश भगवान है, इसलिए कैलाश मानसरोवर कहां पर है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहां पर होगी? उत्तराखंड। बन जाएगा ना।
उत्तराखंड में होगी। बन जाएगा, कहां पर होगी? उत्तराखंड। बन जाएगा ना। और यहां पर जनजाति जो मिलती है, यहाँ पर ट्राइबल जो मिलती हैं, उन ट्राइबल का नाम है, मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड मतलब भगवान की बात होगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो जनजाति मिलती है, भगवान से अपन भेंट करते हैं। तो एक जनजाति मिलती है भोंट या भोंटिया। भोंट या क्या मिलती है बोलो? भोंटिया। ठीक है ना, भोंट या अपन भगवान से भेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइबल फेमस जिसका नाम भोंट या भोंटिया। बन जाएगा ना, भोंट या भोंटिया। इतना आपको याद रहेगा नहीं। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। बोलो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ बातें समझ में आई? तो उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर 2000। कौन से नंबर का राज्य बना था? 27 नंबर का। बन जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। फिर बाद में क्या होगा? उत्तराखंड। यहाँ हाई कोर्ट भी है, और हाई कोर्ट कहाँ आता है? यहाँ नैनीताल। कहाँ पर आता है? नैनीताल। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। और आपको याद होगा कि जो उत्तराखंड है 2 जगह को टच करता है। उत्तराखंड एक टच करता है चीन, और चीन के जिस हिस्से को टच करता है उसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? तिब्बत। और एक टच करता है नेपाल। चीन और नेपाल को ये क्या करता है? टच करता है। कौन टच करता है? उत्तराखंड। यहां पर देख लेते हैं, या मैप तो था ही ना, यहां पर दिख रहा होगा, ये लगा उत्तराखंड, दिख रहा है? यहां पर है उत्तराखंड, है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहां पर टच कर रहा है किसको? नेपाल को। और यहां पर टच कर रहा है चीन। और चीन का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तिब्बत। तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो चीन का यहाँ का हिस्सा है तिब्बत। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है। और यदि राज्यों में बात करें तो उत्तराखंड टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश को, एक टच कर रहा है आपका किसको? यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। बन जाएगा। इनको क्या है? और उत्तर प्रदेश से तो अलग ही हुआ है। तो सन 2000 में कितने नए राज्य बने थे? सन 2000 में कितने राज्य बने? 3। बन जाएगा। तो आप बताओ यहां तक का जो करंट है वह सभी को समझ में आया कि नहीं? तो करंट बस नहीं है, करंट के साथ बहुत सारी क्या है? इंफॉर्मेशन। आपको सिस्टमैटिक इसको लिखना है। आप देखना आने वाले 5-6 महीने में आपका जो नॉलेज है वो जीएस को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि बात सभी को क्लियर है ना? यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टैटिक रूप में। तो ये लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो यहां पर सुन लो, सभी को पता है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड नहीं है, कुछ स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन है। यहां पर देखो, तो आप बताओ राजा राम मोहन राय का नाम सभी ने सुना होगा। इनके द्वारा कहा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है कब? 1828। तो मैं आपको बता दूं, जो राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा आपको बता देता हूं। राजा राम मोहन राय, तो जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1772-73 में। 72-73 में इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म है वह हुआ था कहां पर? बंगाल। कहां पर हुआ है? बंगाल। 1772-73 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ है। जन्म जो हुआ वो क्या हुआ? बंगाल। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इन्होंने, आप बताओ यदि मैं एक राजा हूं और मैं समाज को सुधारना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे खुद को अच्छा होना पड़ेगा, मेरी आत्मा को सुधारना पड़ेगा। तो इन्होंने एक बनाई थी आत्मीय सभा। क्या बनाई थी? आत्मीय सभा। यदि मैं राजा हूं, सबसे पहले मुझे खुद को अच्छा करना पड़ेगा, तो इन्होंने बनाई है एक आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी 1815 में। आप बताओ, मैं अच्छा हो गया, अब मैं आपको अच्छा करना चाहता हूं। आपको अच्छा करने के लिए मैंने खोल दिया कॉलेज। तो इनकी दूसरी संस्था थी क्या? वेदांत कॉलेज। क्या था? वेदांत कॉलेज। और इन्होंने जो वेदांत कॉलेज है वह खोला था 1825 में। तो आप बताओ, मैंने अपने आप को अच्छा किया, तो अपनी आत्मा को अच्छा किया, आपको सही करने के लिए क्या खोल दिया? वेदांत कॉलेज। और जब मैं और आप सब अच्छे हो गए तो पूरी की पूरी समाज सुधर गई थी। लेकिन इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज। इसका नंबर लास्ट में आएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1800। याद हुआ कि नहीं? तो पहले मैं अपने आप को अच्छा करूंगा, आत्मीय सभा, आपको अच्छा करने के लिए कॉलेज। जब मैं और आप सब सुधर गए तो पूरी समाज सुधर गई। तो 1828 में इन्होंने क्या खोला है? बोलो, ब्रह्म समाज। क्या खोला इन्होंने? ब्रह्म समाज। इन्हें आप बताओ, अपनी जब पहली क्लास में होते, फर्स्ट क्लास में, अपनी उम्र होती है 6 साल। जब 12वीं क्लास पास करते हैं अपनी उम्र हो जाती है कितनी? 18। और 17-18 साल में अपन जाने लगते हैं कॉलेज। तो इन्होंने 1817 और 18 में, 18 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, तो जब 17-18 साल के अपन होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो देखा होगा बच्चों को, जब तक घर में रहते हैं मम्मी कंघी करती है, कौन? चपटी वाली।
वो जैसे ही कॉलेज पहुंचे व्यक्ति के खड़े हो जाते हैं बाल, और बाल को क्या बोलते हैं? हेयर। तो इन्होंने 1817-18 में डेविड हेयर के साथ मिलकर खोला था हिंदू कॉलेज। कौन सा कॉलेज खोला? हिंदू कॉलेज। तो व्यक्ति जैसे ही कॉलेज जाता है व्यक्ति के क्या कट जाते हैं? हेयर। तो किस किसने खोला है ये कॉलेज? किसने खोला है? हाँ, डेविड हेयर और प्लस किसने? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने आठवीं सभा कब बनाई? 1815। वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 28। बन जाएगा, इसी का ये आंसर है। और डेविड हेयर के साथ मिलकर 1718 में इन्होंने क्या खोला? हिंदू कॉलेज। तो कॉलेज में जाते ही क्या खड़े हो जाते हैं? हेयर। हेयर का मतलब है क्या? बाल। बन जाएगा इतना। इन्होंने 2 बुकें भी लिखी हैं, इन्होंने बुकें भी लिखी हैं। एक जिन्होंने जो पहली बुक लिखी, जब भी पहला काम होगा नंबर आएगा 1, तो इन्होंने 1821 में जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है संवाद कौमुदी। कौन सी बुक है? संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी किसने लिखी है बोलो? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय। तो संवाद करना पसंद करते हैं राजा से। और राजा राम मोहन राय कहाँ के रहने वाले? बंगाल। जब अपन किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं उस व्यक्ति की लोकल लैंग्वेज में करते हैं। तो संवाद कौमुदी इन्होंने किस भाषा में लिखा है? बंगाली। और 1822 में इनका जो अगला है वो है मिरातुल अखबार। ये न्यूज़पेपर भी है, मिरातुल अखबार। और इन्होंने जो मिरातुल अखबार लिखा, पहला था इसी फर्स्ट, दूसरा इसी सेकंड। तो अपन राजा से संवाद करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज में। और उन्होंने जो मिरातुल अखबार लिखा है वह लिखा है कब? फारसी भाषा में। किस भाषा में था जब? फारसी। और आपको लग भी रहा होगा मिरातुल जो वर्ड है वह कैसा वर्ड है? फारसी। बन जाएगा ना। तो इनकी जो 2 बहुत फेमस है, संवाद कौमुदी 1821 और मिरातुल अखबार 1822। और इनकी 1833 में 1833 में बिस्टल पीते पीते, एक सिगरेट आती ना बिस्टल, तो बिस्टल पीते पीते इनकी मृत्यु हो गई। तो 1833 में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड। ब्रिस्टल कहाँ जगह है? इंग्लैंड में। वहां पर इनकी क्या हो गई थी? इसकी राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने क्या बनाई है? ब्रह्म समाज। कब बनाई? 1828 में, 1828 में। और इसी ब्रह्म समाज के आगे विभाजन हुआ 1865 में। आदि ब्रह्म समाज बना दी, जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अपन आदि होते हैं देवताओं के। आदि किसके हैं? अपन देवताओं के। तो 1865 में आदि ब्रह्म समाज बंटवारा हुआ। आदि ब्रह्म समाज किसने बना दी? आदि हैं अपन देवताओं के, तो किसने बना दी? देवेंद्र नाथ, बोलो क्या? टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और बन जाएगा। और एक बना दी साधारण ब्रह्म समाज। एक कौन सी ब्रह्म समाज बन गई थी? साधारण। तो साधारण जीवन में आनंद आता है, तो साधारण ब्रह्म समाज बना दी आनंद मोहन घोष। किसने? आनंद मोहन घोष। इस साल एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि आदि ब्रह्म समाज किसने बनाई थी। तो अपन आदि होते हैं देवताओं के, तो 1865 में आदि ब्रह्म समाज बन गई। तो ब्रह्म समाज किसने बनाई है बोलो? राजा राम मोहन राय। एक क्वेश्चन और देख लेते, नीचे लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? इस बात को कहा है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसे क्या कहा गया? गुलामी का अधिकार। तो यहां तक आज का करंट था जो आज अपन ने डिस्कस किया है, वह 3 अगस्त का करंट था। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपको डेली वीडियो मिलेंगे। आज बस थोड़ी सी लाइव क्लास नहीं हो पाई, बहुत ही टेक्निकल समस्या कारण। तो कल से लाइव की क्लास होगी। जिन लोगों ने नहीं है तो उनको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस करंट को डेली अपडेट करते जाओ, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो अपने आप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। चलो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय हिंद सभी को।